नमस्ते, वेलकम टू इनसाइड भारत। भारत की पहचान और विविधता में गहन चर्चा। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। हाँ जी, उत्तराखंड, जिसे अक्सर देवभूमि कहते हैं ना। लैंड ऑफ द गॉड्स। बिल्कुल। हिमालय की गोद में बसा ये राज्य अपनी जबरदस्त प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है। और हाँ, पवित्र तीर्थ स्थल और बहुत ही रिच सांस्कृतिक विरासत भी है यहाँ की। और ये 2000 में बना था ना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। हाँ, साल 2000 में। और आज तो देखिए, भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक, इकोलॉजिकल और पर्यटन केंद्र बन गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं इस चर्चा में? देखिए, आज हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की कहानी को थोड़ा गहराई से समझें, मतलब इसके इतिहास की परतें खोलेंगे। अच्छा। इसके भूगोल और क्लाइमेट को समझेंगे, यहाँ के जो अनोखे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनके बारे में जानेंगे। और संस्कृति, वो तो बहुत विविध होगी। हाँ बिल्कुल, भाषा, त्योहार, कला, संगीत, आर्किटेक्चर, सब पर बात करेंगे। और आखिर में आज के उत्तराखंड की इकोनॉमी, डेवलपमेंट और जो चुनौतियां हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। बढ़िया, मतलब एक पूरा ओवरव्यू मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास से। कहाँ से शुरू करें? जड़ें कितनी पुरानी है इसकी? बहुत पुरानी। अब देखिए, वैदिक काल में भी इसका जिक्र मिलता है, कुरु और पांचाल राज्यों के हिस्से के रूप में। अच्छा। और पुराणों में तो बाकायदा नाम है, केदारखंड जो आज का गढ़वाल है, और मानसखंड यानी आज का कुमाऊं। हाँ, मैंने भी सुना है। और महाभारत में भी कहते हैं कि पांडवों की जो अंतिम तीर्थ यात्रा थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसका रास्ता यहीं से गुजरा था, ऐसा माना जाता है। और क्या सिर्फ ग्रंथों में ही जिक्र है या जमीनी सबूत भी हैं? नहीं, जमीनी सबूत भी हैं। जैसे अल्मोड़ा के पास लखुडियार गुफाएं हैं, वहां पाषाण युग की, मतलब स्टोन एज की रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। अरे वाह। फिर आप देखिए, दूसरी सदी ईसा पूर्व के आसपास कुणिंद राजवंश था यहाँ, काफी प्रभावशाली। कुणिंद, हाँ। उसके बाद एक लंबा दौर आया कत्यूरी राजवंश का, लगभग 7वीं से 11वीं सदी तक। उन्होंने बहुत काम किया, खासकर मंदिर निर्माण में। जागेश्वर मंदिर परिसर देखा है आपने? हाँ, सुना तो बहुत है, कहते हैं अद्भुत है। बिल्कुल, वो कत्यूरी काल की ही देन है, पत्थरों के शानदार मंदिर। और कत्यूरियों के बाद कौन आए? उनके बाद धीरे धीरे दो मुख्य शक्तियां उभरी, कुमाऊं में चंदवंश और गढ़वाल में परमार वंश, जिन्हें पमार वंश भी कहते हैं। अच्छा, परमार वंश की राजधानी श्रीनगर थी, है ना? हाँ, वही श्रीनगर। और इसी दौर में खासकर गढ़वाल में पहाड़ी चित्रकला खूब फली फूली। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, मोलाराम का नाम सुना होगा आपने। हाँ, मोलाराम बहुत बड़े कलाकार थे। बिल्कुल, वो इसी दौर के थे। और एक और बात, यहाँ खास लोगों का भी काफी प्रभाव रहा है, उनकी लकड़ी की वास्तुकला। हाँ, वो काटकूणी स्टाइल जैसी। हाँ, कुछ वैसी ही। आज भी जौनसार जैसे इलाकों में उसकी झलक दिखती है। और हाँ, कालसी में अशोक के शिलालेख भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म भी यहाँ पहुंचा था। दिलचस्प है। फिर मध्यकाल में तो गोरखाओं का आक्रमण हुआ था, वो कब की बात है? हाँ, वो हुआ 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं की शुरुआत में। 1791 में उन्होंने कुमाऊं पर कब्जा किया और 1803 आते आते गढ़वाल पर भी। वो एक मुश्किल दौर था इस इलाके के लिए। लेकिन फिर उनका अंग्रेजों से युद्ध हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 वाला। हाँ, सुगौली संधि हुई थी जिसके बाद। बिल्कुल, उस संधि के बाद कुमाऊं और पूर्वी गढ़वाल का हिस्सा ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया, और जो पश्चिमी गढ़वाल था वहां टिहरी रियासत बनी रही अंग्रेजों के संरक्षण में। और जो दक्षिणी मैदानी इलाके थे, जैसे हरिद्वार वगैरह? देखिए, उन इलाकों में गुर्जरों का काफी प्रभाव था। लांदौरा और तिमली जैसी रियासतें थीं। लांदौरा के राजा रामदयाल सिंह काफी ताकतवर माने जाते थे। अच्छा। उनकी रानी थी धनकौर। उन्होंने कनखल में जो मशहूर दक्ष महादेव मंदिर है वो बनवाया था। ओहो, तो ये इतिहास तो काफी उथल-पुथल भरा रहा है। फिर आजादी मिली और उसके बाद अलग राज्य का आंदोलन शुरू हुआ। ये क्यों हुआ? क्या वजह थी? देखिए, आजादी के बाद ये पूरा पहाड़ी इलाका उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गया, पर यहाँ के लोगों में धीरे धीरे ये भावना बढ़ने लगी कि उनके साथ उपेक्षा हो रही है। विकास मैदानी इलाकों तक ही सीमित है, पहाड़ पिछड़े रह गए हैं, गरीबी है। तो अलग राज्य की मांग उठने लगी? हाँ, मांग तो असल में काफी पहले से 1923 से ही सुगबुगाहट थी। फिर 1928 में नेहरू समिति ने भी राज्यों के पुनर्गठन में भौगोलिक और आर्थिक आधारों की बात की थी। लेकिन आंदोलन में असल में जोर कब पकड़ा? 50 और 60 के दशक में मांग उठती रही, पर असली तेजी आई 1979 में। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन हुआ। देवी दत्त पंत उसके अध्यक्ष बने। इसने आंदोलन को एक दिशा दी।
पर वो जो 1994 वाला दौर था, वो शायद सबसे निर्णायक रहा, वो आरक्षण वाला मामला। हाँ, बिल्कुल। वो एक टर्निंग पॉइंट था जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने का फैसला किया, तो पहाड़ों में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। क्यों, क्या कारण था? वजह ये थी कि पहाड़ी क्षेत्रों में ओबीसी आबादी उतनी नहीं थी जितनी मैदानों में, तो लोगों को लगा कि ये आरक्षण नीति उनके लिए नौकरियों और शिक्षा में अवसरों को और कम कर देगी। इसी बात पर पौड़ी में अनशन शुरू हो गए। और फिर वो बहुत दुखद घटनाएं हुई, खटीमा, मसूरी। हाँ, वो आंदोलन के सबसे काले दिन थे। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में पुलिस फायरिंग हुई, कई लोग मारे गए। अगले ही दिन 2 सितंबर को मसूरी में भी यही हुआ। हे भगवान। और फिर 2 अक्टूबर 1994 गांधी जयंती का दिन, दिल्ली में रैली के लिए जा रहे आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर के पास रामपुर तिराहा पर रोका गया, और उनके साथ जो बर्बरता हुई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उफ, इन घटनाओं ने तो आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल, इन शहीदों की कुर्बानी ने अलग राज्य की मांग को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। जनाक्रोश चरम पर था। और आखिरकार राज्य बन ही गया। हाँ, एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1996 को तब के प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा की। अच्छा, घोषणा 96 में हुई थी। हाँ, घोषणा तब हुई, फिर संसद ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पास किया और 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना। पहले नाम उत्तरांचल रखा गया था। हाँ, बाद में उत्तराखंड हुआ 2007 में शायद। बिल्कुल सही, 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, जो कि इसका ऐतिहासिक नाम भी है। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा में एक और आंदोलन का जिक्र बहुत जरूरी है, चिपको आंदोलन। हाँ, निश्चित रूप से 1970 के दशक का वो आंदोलन, वो सिर्फ पेड़ बचाने का आंदोलन नहीं था। सही कहा। वो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो स्थानीय समुदाय थे, खासकर महिलाएं, उनके अपने जंगल, पानी, जमीन पर अधिकार का भी आंदोलन था। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, ये बड़े नाम इससे जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी दुनिया में एक मिसाल बना अहिंसा का आंदोलन की। ये दिखाता है कि यहाँ के लोगों का अपनी प्रकृति से कितना गहरा, कितना ऑर्गेनिक जुड़ाव है। सच में संघर्ष, जीवटता और प्रकृति से गहरे रिश्ते की ये कहानी है उत्तराखंड के। अच्छा, अब जरा भूगोल पर आते हैं। पहाड़ और नदियां, यही पहचान है इसकी। हाँ जी, लोकेशन देखें तो उत्तरी भारत में है, इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, तिब्बत यानी चीन से उत्तर में और पूर्व में नेपाल से। और राज्यों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है और दक्षिण में उत्तर प्रदेश। कुल एरिया करीब 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से ज्यादातर तो पहाड़ी हैं। हाँ, करीब 86% इलाका पहाड़ी है और जंगल भी बहुत है, करीब 65% हिस्से पर। राज्य 2 डिवीजन मतलब मंडलों में बटा है, गढ़वाल और कुमाऊं। और पहाड़ मतलब सचमुच ऊंचे पहाड़, शिवालिक से लेकर महान हिमालय तक। बिल्कुल, दक्षिण में शिवालिक की निचली पहाड़ियां हैं, फिर मध्य हिमालय और फिर उत्तर में महान हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां। नंदा देवी चोटी यही है, 7,816 मीटर ऊंची, भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक। और नदियां, भारत की सबसे पवित्र नदियां यहीं से निकलती हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी खासियत है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से, दोनों का उद्गम स्थल यही उत्तराखंड में है। इनके अलावा भी तो कई महत्वपूर्ण नदियां हैं। हाँ, बहुत हैं। अलकनंदा, भागीरथी जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनती हैं, मंदाकिनी, पिंडर, सरयू, काली, कोसी, रामगंगा, ये सब प्रमुख नदियां हैं। और इन नदियों को पानी कहाँ से मिलता है? बड़े बड़े ग्लेशियरों से। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम जैसे कई ग्लेशियर हैं यहाँ। जाहिर है, इतनी ऊंचाई और नदियों की वजह से मौसम भी बहुत बदलता होगा। हाँ, ऊंचाई के साथ क्लाइमेट बहुत तेजी से बदलता है। जो मैदानी इलाके हैं, तराई बाबर वाले, वहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। गर्मियाँ काफ़ी गर्म हो सकती हैं, 40 डिग्री सेल्सियस तक। और पहाड़ों में? मध्य पहाड़ियों में मौसम टेम्परेट रहता है, मतलब सुहावना। और जैसे जैसे आप और ऊंचाई पर जाते हैं, महान हिमालयी क्षेत्रों में, वहाँ अल्पाइन क्लाइमेट हो जाता है, साल भर बर्फ जमी रहती है। मानसून का क्या असर रहता है? मानसून यहाँ जुलाई से सितंबर तक रहता है और काफ़ी भारी बारिश लाता है। इस वजह से भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड्स का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हाँ, ये तो हर साल सुनते हैं। तो घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा माना जाता है? आमतौर पर 2 विंडो अच्छी मानी जाती हैं। एक तो गर्मियों में मार्च से जून तक, और दूसरा मानसून के बाद सितंबर से नवंबर तक। मौसम साफ और सुहावना रहता है इन महीनों में।
समझ गई। अब इस तरह के भूगोल और क्लाइमेट ने यहाँ की वनस्पति और जीवों को भी बहुत खास बनाया होगा। मतलब प्रकृति का खजाना है यहाँ। बिल्कुल। बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के मामले में उत्तराखंड बहुत ही समृद्ध राज्य है। यहाँ आपको अल्पाइन यानी ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों के पेड़ों से लेकर नीचे तराई के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तक हर तरह की वेजिटेशन मिलेगी। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स का तो जिक्र करना ही पड़ेगा। जिम कॉर्बेट का नाम तो सबसे पहले आता है। हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ये नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला है। और कौन कौन से हैं? नंदा देवी और फूलों की घाटी भी यही है ना? हाँ, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये दोनों चमोली जिले में है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अरे वाह! इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क है जो हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल में फैला है। फिर गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और सैंक्चुरी उत्तरकाशी में है। और कुछ खास जानवरों के लिए भी सेंचुरीज है, जैसे कस्तूरी मृग के लिए? हाँ, अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य है पिथौरागढ़ में और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य भी कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अल्मोड़ा में है। बिनोग मसूरी के पास आसन बैराज बर्ड सैंक्चुरी। लिस्ट काफी लंबी है। यहाँ का राज्य पशु भी तो कस्तूरी मृग ही है, अल्पाइन मस्क डियर। हाँ, अल्पाइन कस्तूरी मृग यह हिमालय का मूल निवासी है, ऊंचाई पर रहने के लिए अनुकूलित। इसकी खास बात है कि नर हिरन में पेट के पास एक कस्तूरी ग्रंथि होती है जिससे बहुत ही कीमती कस्तूरी निकलती है। अच्छा, वही मस्क जिससे परफ्यूम वगैरह बनता है? हाँ, वही, और दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। इसी कस्तूरी के लिए इसका इतना अवैध शिकार हुआ कि आज ये लुप्त प्राय मतलब एंडेंजर्ड है। ओह, और एक और बात, इनके सींग नहीं होते? नहीं, सींग नहीं होते, बल्कि ऊपर के जबड़े में 2 नुकीले दांत होते हैं जिन्हें टस्क कहते हैं। ये भी इनकी एक पहचान है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और बाकी राज्य प्रतीक क्या है? राज्य पक्षी है हिमालयन मोनाल, बहुत ही खूबसूरत रंगीन पक्षी। राज्य वृक्ष है बुरांश, जिसके लाल फूल वसंत में पहाड़ों को ढक लेते हैं। हाँ, बुरांश के फूल, उनका जूस भी बनता है। बिल्कुल। राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, जो ऊंचाई पर खिलता है और धार्मिक महत्व भी रखता है। राज्य मछली है गोल्डन महासीर और राज्य तितली है वेस्ट हिमालयन कॉमन पीकॉक। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो क्या टाइगर, लेपर्ड, हाथी, भालू ये सब मिलते हैं यहाँ? हाँ, बिल्कुल। बंगाल टाइगर खासकर कॉर्बेट और राजाजी में। तेंदुए तो काफी जगह हैं। कई तरह की जंगली बिल्लियां हैं। हिरणों की कई प्रजातियां हैं। काकड़, सांभर, हॉग डियर, चीतल, स्लॉथ बेयर और हिमालयन काला भालू भी हैं। हाथी भी? हाँ, हाथी राजाजी और कॉर्बेट के आसपास के तराई इलाकों में मिलते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए भी नदियों में हैं और हिमालयन बटेर जैसी कुछ बेहद दुर्लभ और शायद विलुप्तप्राय प्रजातियां भी यहीं से रिपोर्ट हुई हैं। और पेड़ पौधों के बारे में? फूलों की घाटी का तो नाम ही काफी है। हाँ, फूलों की घाटी में तो कहते हैं 500 से ज्यादा किस्म के जंगली फूल खिलते हैं मॉनसून के बाद। वैसे पूरे राज्य में आपको सदाबहार ओक, बुरांश, रोडोडेंड्रोन, देवदार, चीड़ जैसे पेड़ मिलेंगे। निचले इलाकों में साल, शीशम, खैर के जंगल हैं। जड़ी बूटियों का भी खजाना है कहते हैं। हाँ, उत्तराखंड औषधीय पौधों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान भी है। लेकिन एक बड़ी चिंता है, जंगलों में आग लगने की। पिछले कुछ सालों में काफी बड़े पैमाने पर आग लगी है। हाँ, ये एक बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। खासकर 2016 और 2021 में बहुत बड़े इलाके में जंगल जले। इससे न सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नुकसान होता है, बल्कि मिट्टी और पानी पर भी बुरा असर पड़ता है। ये क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ा मुद्दा है। सही कहा, ये एक बड़ी चुनौती है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ के लोगों और संस्कृति की। विविधता में एकता, शायद यही यहाँ भी लागू होता होगा। आबादी कितनी है लगभग? 2025 का अनुमान तो करीब 1.19 करोड़ का है। 2011 की जनगणना में 1.01 करोड़ थी। जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम है, सिर्फ 213 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पहाड़ों की वजह से जाहिर है। हाँ, जाहिर है। और लिटरेसी रेट? वो काफी अच्छा है, राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, करीब 87.6%। और ज्यादातर आबादी लगभग 70% गांवों में रहती है। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहते हैं और कौन कौन से समुदाय प्रमुख हैं? आमतौर पे तो उत्तराखंडी कहते हैं या फिर क्षेत्र के हिसाब से गढ़वाली या कुमाऊनी। ये एक मल्टी एथनिक समाज है। इसमें खास राजपूत और ब्राह्मण आबादी का बड़ा हिस्सा है। ब्राह्मण करीब 20% हैं। और इनके अलावा? इनके अलावा गुजर समुदाय है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी करीब 18.3% है। अनुसूचित जाति
यानी एससी करीब 18.76% और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी लगभग 2.89% है। जनजातियों में कौन-कौन शामिल है? जौनसारी जनजाति सबसे बड़ी है, फिर भोटिया जो ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं और पारंपरिक रूप से तिब्बत से व्यापार करते थे। थारू और बुक्सा तराई क्षेत्र में हैं। राजी जनजाति, जिन्हें बनरावत भी कहते हैं, वो जंगलों में रहने वाले हैं। जाद भी एक समुदाय है। इसके अलावा वन गुज्जर हैं जो मौसम के हिसाब से अपने पशुओं के साथ प्रवास करते हैं। काफी विविधता है। भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं? हिंदी तो ऑफिशियल है ही। हाँ, हिंदी पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है और संस्कृत को दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अच्छा, संस्कृत भी? ये तो अनोखी बात है। हाँ, क्षेत्रीय भाषाओं में गढ़वाली और कुमाऊनी सबसे प्रमुख हैं और इनकी भी कई अलग-अलग बोलियां हैं। जौनसारी भाषा भी बोली जाती है। इनके अलावा थारू, बुक्सा और भोटिया समूह की कई भाषा हैं, जैसे जाद, रोंगपो, ब्यांगसी, चौदांगसी, दरमिया, राजी, रावत वगैरह। मैदानी इलाकों में पंजाबी, उर्दू, बंगाली, भोजपुरी भी सुनने को मिल जाती हैं। और धर्म के लिहाज से मुख्यतः हिंदू बहुल है। हाँ, करीब 83% आबादी हिंदू धर्म को मानती है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय है करीब 14%, फिर सिख हैं लगभग 2.34% और ईसाई, बौद्ध, जैन धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं। पहाड़ी इलाके देखें तो लगभग पूरी तरह हिंदू हैं, जबकि मैदानी इलाकों, खासकर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून में मुस्लिम और सिख आबादी अच्छी खासी है। ठीक है, अब आते हैं आर्किटेक्चर और क्राफ्ट्स पर। पारंपरिक पहाड़ी घर कैसे होते थे? उनमें क्या खास होता था? पारंपरिक पहाड़ी घरों में आपको पत्थर और लकड़ी का बहुत सुंदर इस्तेमाल दिखेगा। खासकर लकड़ी पर नक्काशी, जिसे लिखाई कहते हैं, वो बहुत बारीक और खूबसूरत होती है। ढलान वाली छतें होती हैं ताकि बर्फ और बारिश का पानी आसानी से निकल जाए। हाँ, वो लिखाई मैंने देखी है दरवाजों और खिड़कियों पर। बिल्कुल। और कत्यूरी कैल के जो पत्थर के मंदिर हैं, जैसे जागेश्वर में, वो भी आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूने हैं। फिर चंद राजाओं ने जो किले बनवाए, जैसे चंपावत का मल्ला महल और नैनीताल जैसी जगहों पर आपको ब्रिटिश काल का प्रभाव भी दिखेगा, विक्टोरियन और गॉथिक स्टाइल की इमारतें। लेकिन आजकल सुनने में आता है कि वो पारंपरिक खूबसूरती कम हो रही है, कंक्रीट के बदसूरत घर ज्यादा बन रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ी चिंता की बात है। आधुनिकता की दौड़ में वो पारंपरिक सौंदर्य बोध कहीं खोता जा रहा है। स्थानीय सामग्री यानी पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल कम हो गया है और कंक्रीट के बॉक्सी घर बनते जा रहे हैं जो न तो यहाँ के मौसम के अनुकूल हैं, न ही देखने में अच्छे लगते हैं। कारीगर भी कम हो रहे होंगे। बिल्कुल, वो कुशल कारीगर जो लकड़ी का काम करते थे, उनकी कमी हो गई है। जरूरत है कि हम अपनी पारंपरिक शैलियों, जैसे काटखुणी या निवारी स्टाइल है, उनको समझें और आज की जरूरतों के हिसाब से अपनाएं। हाँ, मतलब सस्टेनेबल भी हो और खूबसूरत भी। एग्जैक्टली। स्थानीय पत्थर, लकड़ी, शायद सरकार को लकड़ी पर कुछ छूट देनी चाहिए। मिट्टी के रंग, ऑर्थी टोन्स, सिमेट्री, आसपास के माहौल से हार्मनी, इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। पब्लिक बिल्डिंग्स में तो खासकर आर्किटेक्ट्स को हायर करना चाहिए और सौंदर्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। सही बात है। और हस्तशिल्प, एपन कला का जिक्र तो आता ही है। हाँ, एप्पण कुमाऊं की बहुत ही खूबसूरत लोक कला है। चावल के आटे या पेस्ट से जमीन पर या दीवारों पर बनाई जाती है, शुभ अवसरों पर। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अच्छा, जीआई टैग भी है। और क्या क्या है? ज्योंती पट्टा है, जो धार्मिक चित्र होते हैं वाटर कलर में। फिर रिंगाल, जो एक तरह का पतला बांस होता है, उससे टोकरियां, चटाई और दूसरी चीजें बनती हैं। ऊनी कपड़े बहुत मशहूर हैं, खासकर भोटिया समुदाय के बनाए हुए शॉल, कालीन, दरन वगैरह। सोने के पारंपरिक गहने भी बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे नथुली, गलोबंद और गढ़वाली मिनिएचर पेंटिंग का जिक्र तो हमने किया ही था, मोलाराम वाली। हाँ, अब आते हैं कला, साहित्य, संगीत और नृत्य पर। साहित्य में कौन बड़े नाम है उत्तराखंड से? सबसे बड़ा नाम तो शायद सुमित्रा नंदन पंत का है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। वो यही कौसानी के थे। फिर शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, गौरापंत शिवानी, मंगलेश डबराल, लीलाधर जगुड़ी जैसे हिंदी के बड़े लेखक यहीं से हैं या यहाँ से जुड़े रहे हैं। और रस्किन बॉन्ड तो मसूरी में ही रहते हैं। बेडू पाको बारो मासा, ये गीत तो शायद उत्तराखंड का एंथम जैसा बन गया है। हाँ, बिल्कुल। ये कुमाऊनी लोकगीत तो हर उत्तराखंडी की जबान पर रहता है। वैसे लोक संगीत की यहाँ बहुत समृद्ध परंपरा है। कई तरह के गीत हैं। शादी ब्याह के मंगल गीत,
ऋतुओं पर आधारित बसंती और खुदेड़ गीत, छोपती और जागर। जागर ये क्या होता है? जागर एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। इसमें संगीत और गायन के जरिए स्थानीय देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उन्हें नचाया जाता है। एक तरह का स्पिरिचुअल रिचुअल है। दिलचस्प। और वाद्य यंत्र कौन से इस्तेमाल होते हैं? ढोल और दमाव सबसे प्रमुख हैं, जो हर शुभ काम में बजते हैं। इनके अलावा तुर्री, रणसिंहा जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, मशका बाजा एक तरह का बैगपाइप भी इस्तेमाल होते हैं। और गायक, लोक गायन में कौन लोकप्रिय है? नरेंद्र सिंह नेगी जी का नाम तो सबसे ऊपर है। उन्हें गढ़वाल का कबीर भी कहा जाता है। प्रीतम भरतवाण जी जागर गायकी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। और आजकल के जो पॉपुलर सिंगर हैं जुबिन नौटियाल, वो भी यही देहरादून के। अच्छा, और नृत्य के बारे में? छोलिया डांस तो काफी एनर्जेटिक लगता है। हाँ, छोलिया कुमाऊं का एक तरह का युद्ध नृत्य है, जिसमें डांसर तलवार और ढाल लेकर नाचते हैं। गढ़वाल में लंगवीर नृत्य होता है, जो पुरुषों का एक तरह का जिम्नास्टिक जैसा डांस है, जिसमें पोल पर चढ़कर करतब दिखाए जाते हैं। बड़दा नाटी फसल कटाई से जुड़ा नृत्य है। झोड़ा और चांचरी घेरे में किए जाने वाले सामूहिक नृत्य हैं। और पांडव नृत्य, जो महाभारत के प्रसंगों पर आधारित होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति तो वाकई बहुत रंगीन और गहरी है। अब जरा पेट पूजा की बात हो जाए। खाना कैसा होता है पहाड़ी? खाना बहुत सरल, पौष्टिक और मौसम के अनुकूल होता है। स्थानीय चीजों पर ज्यादा जोर रहता है। गेहूं चावल तो है ही, पर मंडुआ, रागी और झंगोरा जैसे मोटे अनाजों का खूब इस्तेमाल होता है। मसाले कम होते हैं क्या? हाँ, आमतौर पर मैदानी इलाकों की तरह बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते। स्वाद के लिए स्थानीय जड़ी बूटियों और मसालों का इस्तेमाल होता है, जैसे जख्या, भंग के बीज वगैरह। कुछ खास डिशेस के नाम बताइए। कुमाऊनी खाने की बात करें तो भटकी चुड़कानी या डुबुक बहुत फेमस है। ये काले सोयाबीन की दाल से बनती है। आलू के गुटके, सिसुनक साग यानी बिच्छू बूटी की सब्जी। बिच्छू बूटी की सब्जी लगती नहीं है? नहीं, बनाने का तरीका होता है, जिससे उसका डंक खत्म हो जाता है। बहुत पौष्टिक होती है। गढ़वाली खाने में काफूली, पालक और मेथी की हरी ग्रेवी, फानू, चासू, ये दोनों पीसी हुई दालों से बनते हैं, काफी पसंद किए जाते हैं। और कुछ? झोई या झोली होती है, जो कड़ी जैसी होती है। अरसा मीठे चावल के पैनकेक जैसे होते हैं। दाल के पकोड़े बहुत बनते हैं। मीठे में क्या खास है? बाल मिठाई का नाम बहुत सुना है। हाँ, अल्मोड़ा की बाल मिठाई तो आइकॉनिक है। वो खोए से बनती है और ऊपर चीनी के दाने लगे होते हैं। सिंगोरी भी एक मिठाई है, जो मालू के पत्ते में लपेट कर बनाई जाती है। मकर संक्रांति पर घुघुतिया खजूर बनते हैं आटे के। और वो भंग की चटनी का क्या मामला है? हाँ, भंग यानी हेम सीड्स की चटनी बनती है। इसमें नशा नहीं होता, ये सिर्फ स्वाद और पोषण के लिए खाई जाती है। और जख्या का तड़का दाल सब्जी में बहुत इस्तेमाल होता है। वो पहाड़ी जीरा जैसा होता है। वैसे क्या यहाँ ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 75% आबादी मांसाहारी है। पहाड़ी इलाकों में मीट काफी खाया जाता है। अच्छा, अब आते हैं त्योहारों और मेलों पर। कुंभ मेले का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हरिद्वार में हर 12 साल पर लगने वाला महाकुंभ मेला तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। इसे यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा भी दिया है। और नंदा देवी राज जात, वो भी हर 12 साल में होती है। हाँ, नंदा देवी राज जात भी एक बहुत बड़ी और कठिन धार्मिक यात्रा है, जो करीब 3 हफ्ते चलती है और ऊंचे पहाड़ों से होके गुजरती है। ये भी हर 12 साल में एक बार होती है। और कौन से त्योहार खास हैं उत्तराखंड के? गंगा दशहरा मनाया जाता है। मकर संक्रांति को यहाँ उत्तरायणी या घुघुतिया कहते हैं। इस दिन कौवों को घुघुत खिलाने की परंपरा है। फूलदेई बच्चों का त्योहार है, वसंत के स्वागत में। हरेला मॉनसून और बुआई का त्योहार है। घी संक्रांति, खतरुआ, वट सावित्री भी मनाए जाते हैं। कुमाऊनी होली भी अलग होती है। हाँ, कुमाऊनी होली कई दिनों तक चलती है और इसके कई रूप हैं। बैठकी होली, जिसमें शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए जाते हैं। खड़ी होली, जिसमें लोग टोलियों में नाचते गाते हैं। और महिला होली। अल्मोड़ा का दशहरा भी अनोखा है, सुना है? हाँ, अल्मोड़ा में दशहरे पर सिर्फ रावण का नहीं, बल्कि उसके पूरे खानदान के करीब 15 पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। और एक और बहुत ही यूनिक चीज है रम्माण। रम्माण, ये क्या है? ये चमोली जिले के सलूर डुंगरा गांव का एक पारंपरिक उत्सव है, जिसमें रामायण के प्रसंगों पर आधारित मुखौटा नृत्य और कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इसे भी यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत माना है। वाह, मेलों का भी जिक्र कर दीजिए। उत्तरायणी पर बागेश्वर में बड़ा मेला लगता है। नंदा देवी के मेले कई जगह लगते हैं। गौचर मेला, देवीधुरा मेला, जहां पहले पत्थर फेंकने की परंपरा थी, भी काफी प्रसिद्ध हैं।
और सावन में होने वाली कावड़ यात्रा का मुख्य केंद्र तो हरिद्वार ही है। संस्कृति और त्योहारों की बात तो हो गई, अब जरा अर्थव्यवस्था और विकास पर आते हैं। कैसी चल रही है उत्तराखंड की इकोनॉमी? पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। यहाँ की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी करीब 3.78 लाख करोड़ 2024-25 अनुमानित है और पर कैपिटा इनकम भी नेशनल एवरेज से ज्यादा है। कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? सर्विस सेक्टर का दबदबा है। इसमें टूरिज्म, होटल, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, आईटी, शिक्षा, बैंकिंग वगैरह आते हैं। ये सब मिलकर जीएसडीपी का 50% से ज्यादा हिस्सा देते हैं। और कृषि? पहाड़ों में खेती तो होती होगी। हाँ, ज्यादातर आबादी अभी भी कृषि और उससे जुड़े कामों में लगी है, लेकिन ये मुख्य रूप से सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, मतलब गुजारे लायक खेती। चावल उगाया जाता है। देहरादून का बासमती चावल तो बहुत फेमस है और उसे जीआई टैग भी मिला है। अच्छा, और क्या उगता है? गेहूं, सोयाबीन, दालें, तिलहन और मोटे अनाज जैसे मंडुआ, झंगोरा, बागवानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम, खुबानी, लीची यहाँ खूब होते हैं। मसाले और औषधीय पौधे भी उगाए जाते हैं, जैसे तेजपत्ता को भी जीआई टैग मिला है। राज्य अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी काफी बढ़ावा दे रहा है। और इंडस्ट्रीज का क्या हाल है? ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, खासकर देहरादून में फूड प्रोसेसिंग भी है और जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर की यहाँ बहुत क्षमता है। कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सिडकुल, जो राज्य का औद्योगिक विकास निगम है, उसने हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज, सेलाकुई जैसी जगहों पर बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए हैं। और टूरिज्म, वो तो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होगा। बिल्कुल, टूरिज्म उत्तराखंड की इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसे कई हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे? एक तो है धार्मिक पर्यटन। चारधाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सबसे बड़ी हैं। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र स्थल है। पंच केदार, पंच बद्री जैसे कई और तीर्थ स्थल हैं। दूसरा एडवेंचर टूरिज्म होगा। हाँ, एडवेंचर टूरिज्म के लिए तो ये स्वर्ग है। ट्रेकिंग के लिए रूपकुंड, हरकी-दून, पिंडारी ग्लेशियर जैसे अनगिनत ट्रेल्स हैं। पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, खासकर ऋषिकेश में, स्कीइंग ऑली में, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, सब कुछ है। टेहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। और नेचर लवर्स और वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के लिए? उनके लिए जिम कॉर्बेट, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी जगह हैं। और हिल स्टेशंस की तो भरमार हैं। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, लांसडाउन, चोपता, मुनस्यारी, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। बात तो सही है। अब जरा शिक्षा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का क्या स्थान है? उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण एजुकेशन हब के रूप में उभरा है। यहाँ आईआईटी रुड़की जैसा प्रतिष्ठित संस्थान है, आईआईएम काशीपुर है, एम्स ऋषिकेश है, वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून में है, जो बहुत पुराना और जाना माना है। हाँ, फ्राई की बिल्डिंग तो बहुत शानदार है। बिल्कुल। और यही मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन LBSNA है, जहां IAS अफसर ट्रेन होते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय जैसी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। और दून स्कूल जैसे कई नामी बोर्डिंग स्कूल भी यही हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या हो रहा है? देहरादून में एक IT पार्क विकसित किया गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ई-गवर्नेंस पर भी काम हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर कनेक्टिविटी, पहाड़ों में एक बड़ी चुनौती रहती है। हाँ, कनेक्टिविटी हमेशा से एक बड़ा इशू रहा है, खासकर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना। सड़कें बन रही हैं, नेशनल हाईवेज का नेटवर्क सुधरा है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। रेल और हवाई मार्ग, रेल नेटवर्क ज्यादातर मैदानी इलाकों तक ही सीमित है। देहरादून, हरिद्वार, काठगोदाम मुख्य स्टेशंस हैं। पहाड़ों में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, जो पूरी होने पर गेम चेंजर साबित हो सकती है। हवाई अड्डों में देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। पंतनगर में भी एयरपोर्ट है। उड़ान योजना के तहत छोटे एयरपोर्ट्स जैसे पिथौरागढ़ भी शुरू करने की कोशिश हो रही है। और ऊर्जा, हाइड्रो पावर का जिक्र हुआ था। हाँ, उत्तराखंड में जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर की बहुत ज्यादा क्षमता है, क्योंकि यहाँ नदियां बहुत हैं और ढलान भी है। कई बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को लेकर चिंताएं भी हैं। बिल्कुल, बड़े बांधों से पर्यावरण पर असर, लोगों का विस्थापन और भूकंपीय क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं।
संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? दूर के इलाकों तक पहुंच पाती हैं? इसमें अभी भी काफी चुनौतियां हैं। शहरों में तो अच्छे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं, एम्स ऋषिकेश भी है, लेकिन दूर दराज के पहाड़ी गांवों तक क्वालिटी हेल्थ केयर पहुंचाना अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। टेलीमेडिसिन वगैरह से कुछ मदद मिल रही है। ठीक है, अब जरा राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को समझ लेते हैं। प्रशासनिक रूप से राज्य 2 मंडलों में बटा है, गढ़वाल और कुमाऊं। कुल 13 जिले हैं। राजधानी देहरादून है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है ताकि पहाड़ों का भी विकास हो और सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके। राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है जैसे बाकी राज्यों में। एक सदनीय विधानसभा है जिसमें 70 सीटें हैं। राज्यपाल राज्य के मुखिया होते हैं और मुख्यमंत्री सरकार के। लोकसभा की यहाँ से 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। प्रमुख राजनीतिक दल कौन से हैं? मुख्य मुकाबला आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहता है। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी भी है जिसने राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन चुनावी राजनीति में उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही। और सरकार के सामने प्रमुख मुद्दे क्या रहते हैं? किन चीजों पर फोकस रहता है? देखिए, एक सबसे बड़ा और लगातार बना रहने वाला मुद्दा है पहाड़ों से पलायन, माइग्रेशन। युवा रोजगार और बेहतर सुविधाओं के लिए मैदानों या दूसरे शहरों में जा रहे हैं जिससे गांव खाली हो रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्रों का विकास कैसे हो, ये एक चुनौती है। जल विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का प्रबंधन करना, और क्योंकि ये राज्य भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन 4 और 5 में आता है और यहाँ बादल फटने, भूस्खलन जैसी आपदाएं आती रहती हैं, जैसे 2013 की केदारनाथ आपदा, इसलिए आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट हमेशा एक बड़ी प्राथमिकता रहती है। भारत के सबसे ज्यादा वन क्षेत्रों वाले राज्यों में से एक है। लगभग 45% रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। चिपको आंदोलन की जन्मभूमि है ये। हाँ, ये तो बात हुई थी। 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ, नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। भारत की सबसे पवित्र नदियां गंगा और यमुना यहीं से निकलती हैं। 4 धाम, पंचकेदार, पंचबद्री जैसे इतने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल शायद ही कहीं और एक साथ हों। और कुछ सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से अनोखा? हाँ, जैसे जौनसार बावर क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से बहुपतित्व, पॉलीएंड्री की प्रथा रही है, हालांकि अब ये लगभग खत्म हो गई है। जागर जैसी अनूठी आध्यात्मिक परंपरा है। हुरकिया बोल है, जो खेतों में काम करते समय गाया जाने वाला गीत है। अच्छा, यहाँ की पारंपरिक वास्तुकला, लकड़ी की नक्काशी, ढलानदार छतें बहुत खास हैं। सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग, पहाड़ों पर खेती करने का एक अद्भुत तरीका है। चरवाहों का मौसम के हिसाब से प्रवास करना, जिसे ट्रांसह्यूमन्स कहते हैं, वो भी यहाँ की परंपरा रही है, हालांकि अब ये भी कम हो रहा है। और ये पूरा राज्य जैविक राज्य बनने का लक्ष्य भी रख रहा है। हाँ, सिक्किम के बाद उत्तराखंड भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट बनने की दिशा में काम कर रहा है, और एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब तो ये है ही। तो ये थी उत्तराखंड की कहानी। वाकई सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ और प्राचीन मंदिर ही नहीं है यहाँ। बिल्कुल नहीं, यहाँ संघर्ष और जीवटता का एक लंबा इतिहास है। अलग अलग संस्कृतियों का संगम है, अद्भुत जैव विविधता है, और साथ ही आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम भी हैं। एक अनूठा मिश्रण है सब कुछ का। सही कहा। और शायद सबसे बड़ा सवाल या चुनौती यही है कि जैसे जैसे उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, क्या ये अपनी नाजुक परिस्थिति, अपनी अनोखी सांस्कृतिक पहचान और अपने पारंपरिक ज्ञान और वास्तुकला को संरक्षित रख पाएगा? बिल्कुल, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या आधुनिक विकास और प्रकृति संस्कृति का संतुलन संभव है? क्या हम विकास की ऐसी राह चुन सकते हैं जो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो? इस पर सोचना और काम करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, शायद पूरी दुनिया के लिए एक जरूरी सबक है। सही कहा आपने। भविष्य इसी संतुलन पर टिका है। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये गहन चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी और दिलचस्प बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।